हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर में वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा चल रहा था, उसके आगे के पार्ट्स को हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे और आज हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। देन हम आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो बाकी के पार्ट्स आगे बचे हुए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सीमेन से। तो व्हाट इज सीमेन? सीमेन क्या होता है? तो सीमेन में जो स्पर्म्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और जो ग्लैंड्स होती है, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स, उनकी सीक्रेशंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे स्पर्म होगा, क्या प्रेजेंट होगा? स्पर्म्स होंगे प्लस जो सीक्रेशंस होते हैं, ऑफ सीक्रेशन ऑफ जैसे कि सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है उसका सीक्रेशन होगा, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका सिक्रेशन होगा, जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है जिसे हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं उसका सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड्स होती हैं, इनका जो सिक्रेशन होता है और स्पर्म, ठीक है, इनको कुल मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सीमन बोलते हैं। ठीक, तो सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल और क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या इसे हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, या इसे हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीमेन समझ में आ गया आपको कि सीमेन में स्पर्म्स होते हैं और सीक्रेशंस होते हैं इन ग्लैंड्स के, जैसे कि सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन होता है, प्रोस्टेट का सीक्रेशन होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन होता है। तो इनको कुल मिलाकर के हम क्या कहते हैं? सीमन बोलते हैं। ठीक है, सीक्रेशन यानी फ्लूइड। ठीक है, इनके फ्लूइड्स होते हैं और स्पर्म को मिलाकर के हम सीमन बोलेंगे। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको सीमन के बारे में। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब बात करते हैं मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, एक एक करके बात करते हैं कि कौन सी ग्लैंड्स, कौन से सिक्रेशंस, मतलब उनका नेचर क्या होता है, उनका परसेंटेज क्या होता है सीमन में। चलिए इन सब की बात करते हैं। तो जो पहली मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे वो है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ेंगे। इनका नंबर कितना होता है? ये होती है 1 पेयर। कितनी होती है? 1 पेयर। ठीक है, एक जोड़े में होती है, यानी इनका नंबर 2 होता है। ठीक है, तो पेयर में होगी। इसका जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? उनका नेचर होता है अल्कलाइन। ठीक है, अल्कलाइन नेचर का इनका सिक्रेशन होता है। ठीक है, यानी बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जो ग्लैंड्स होते हैं, मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स, उनकी जो सिक्रेशंस होते हैं वो अल्कलाइन ही होते हैं, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो खराब हो जाते हैं, तो इसलिए जो ग्लैंड्स होती हैं उनका सिक्रेशन क्या होता है? अल्कलाइन होता है। तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है सीमन में? इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 60 to 70% जो सिक्रेशन होता है वो सेमिनल वेसिकल का होता है, अकेले का सीमन में। ठीक है, कंट्रीब्यूट 60 to 70% ऑफ सीमेंस फ्लूइड, सीमेन के फ्लूइड में ये 60 to 70% अकेले इनका कंट्रीब्यूशन होता है। चलिए, तो सिक्रेशन में इनके क्या क्या प्रेजेंट होता है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके सिक्रेशन में क्या देखने को मिलेगा आपको? फ्रक्टोज देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्रक्टोज मिलता है। दूसरा क्या मिलता है? दूसरा आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स देखने को मिलते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स देखने को मिलते हैं। थर्ड आपको फिब्रिनोजेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है इनके सिक्रेशन में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और फिब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फ्रक्टोज क्या काम करता है इसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, फिब्रिनोजेन क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जो फ्रक्टोज होता है वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये एक्ट करता है किसमें? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक्ट करता है। ठीक है, और क्या कराता है? ये जो वजाइना में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, सर्विक्स को डायलेट कराता है। ठीक है,
और जो यूट्रस होती है उसमें रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कराता है। इससे होता क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो क्या करता है, जो यूट्रस सॉरी जो वजाइना में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, इसकी वजह से क्या होता है, जब वजाइना कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो स्पर्म्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव कराता है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो स्पर्म को आगे बढ़ाता है, ठीक है। और क्या होता है, और जो सर्विक्स का डायलेशन हो जाएगा, यानी सर्विक्स का जो सर्विक्स जो है, सर्विक्स की ओपनिंग ज़्यादा खुल जाती है, यानी उनको डायलेट कर देता है, ठीक है, यानी जो स्पर्म्स होते हैं वो आसानी से आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा सके। और क्या कराता है, जब स्पर्म यूट्रस में पहुंचते हैं, सर्विक्स के आगे मतलब सर्विक्स के ऊपर होगा यूट्रस, तो वहां पे स्पर्म पहुंचेंगे तो क्या होगा, जो यूट्रस होता है उसमें रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कराता है, ठीक है। जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है। जो पेरिस्टाल्सिस होती है वो स्मूथ मसल्स के में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होती है। तो क्या करता है ये यूट्रस में क्या करेंगे, पेरिस्टाल्सिस कराएगा, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, यानी नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट कराएगा, ठीक है, उल्टा कराएगा, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो स्पर्म्स होंगे मान लो यूट्रस में आ गए हैं, ठीक है, और ये यूट्रस की मसल क्या करी, कॉन्ट्रैक्ट करी, तो स्पर्म ऊपर गए, ठीक है, फिर ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करी थी ये रिलैक्स कर जाएगी, जो ऊपर की मसल है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसके कॉन्ट्रैक्शन से स्पर्म और ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है मसल अब वो रिलैक्स करेगी, फिर ऐसे ही प्रोसेस चलती जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, स्पर्म आगे असेंड करते जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और ये फिब्रिनोजेन क्या करता है, फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अभी इसका रोल मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है, तो अभी इसको आप आगे समझेंगे हम इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, जो फ्रक्टोज है एक्ट एज अ फ्यूल फॉर द स्पर्म्स एंड प्रोवाइड एनर्जी, इस स्पर्म के लिए फ्यूल का काम करता है, ठीक है, और स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है ये फ्रक्टोज। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक्ट करते हैं और वजाइना में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, सर्विक्स को डायलेट करते हैं, जिससे रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कराते हैं यूट्रस में, जिससे क्या होता है, स्पर्म की असेंडिंग होती है। इससे कुल मिलाकर के क्या होता है, स्पर्म जो है, स्पर्म असेंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में असेंड करते हैं, यानी ऊपर की तरफ मूव करते हैं और पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब तक। इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें कराता है, इसकी वजह से जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। और ये फिब्रिनोजेन की आगे हम बात करेंगे, क्लॉटिंग कराता है ये, तो कैसे क्लॉटिंग कराता है अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर कितना होता है, ये सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल, ये 1 होती है, केवल एक ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनका सिक्रेशन देखते हैं, इनका सिक्रेशन कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी सिक्रेशंस होते हैं ग्लैंड के वो अल्कलाइन ही होते हैं, क्योंकि स्पर्म जो है वो एसिडिक होगा अगर सिक्रेशन, तो उसमें स्पर्म जो है वो सारे खराब हो जाएंगे, ठीक है, उनका जो है फंक्शन नहीं कर पाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। प्रोस्टेट के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 25 to 30% जो होता है, 25 से 30% इनका कंट्रीब्यूशन होता है ऑफ सीमेन फ्लूइड में जो प्रोस्टेट होते हैं वो अकेले 25 से 30% का जो है कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन कलर एंड ओडर ऑफ सीमेन, इन कलर एंड ओडर ऑफ सीमेन, ठीक है। जो सीमेन का कलर होता है यानी उसका रंग, और ओडर यानी जो उसकी खुशबू होती है, उसमें इनका जो है कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो इसी की वजह से होता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसी की वजह से सीमेन का जो कलर होता है वो होता है, और ओडर होती है, ठीक है, इसी की वजह से। तो जो सिक्रेशन इनके सिक्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो इनके सिक्रेशन में आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। पहला क्या है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इनमें, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये साइट्रिक एसिड क्या करता है, ये साइट्रिक एसिड स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है साइट्रिक एसिड, और साइट्रिक एसिड साइकिल, ये क्रेब्स साइकिल चलती है,
उससे बनती है एटीपी, और उस एटीपी को स्पर्म्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, एटीपी यूज़ करके अपना फंक्शन करते हैं। चलिए, तो साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज़ क्या प्रेजेंट होगी, दूसरी चीज़ प्रेजेंट होती है कैल्शियम आयन, ठीक है। तो जो कैल्शियम आयन्स होते हैं वो क्या कराते हैं, वो अभी हम देखते हैं क्या कराते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैल्शियम क्या करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे मैंने नहीं लिखा है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो साइट्रिक एसिड क्या करता है, साइट्रिक एसिड साइकिल में जाता है, क्रेब्स साइकिल का पार्ट बनता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है जिसको स्पर्म्स यूज करते हैं, ठीक है, और अपना फंक्शन करते हैं। चलिए, कैल्शियम होता है, साइट्रिक एसिड होता है, और क्या होता है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं, क्लॉटिंग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो क्लॉट करते हैं सीमेंट को। और क्या होगा, और एक फोर्थ यहाँ पर लिख लेते हैं। फोर्थ में क्या होगा, इसमें होते हैं प्रोफिब्रिनोलाइसेंस, इसमें होते हैं प्रोफिब्रिनोलाइसेंस। अब ये प्रोफिब्रिनोलाइसेंस क्या करते हैं, इन सब के बारे में हम आइए डिटेल में बात करते हैं। चलिए, साइट्रिक एसिड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ लिख लेते हैं। साइट्रिक एसिड क्या करता है, प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, ठीक है। इसमें पार्ट लेगा साइट्रिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, और या तो कह सकते हो आप, या क्रेब्स साइकिल कह सकते हैं हम इसे, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो क्रेब्स साइकिल में ये पार्ट लेता है, ठीक है। उसमें क्रेब्स साइकिल में जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो पता है हमें, स्ट्रक्चर हमने देखा था स्पर्म का, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं और स्पाइरली अरेंज होते हैं। तो साइट्रिक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और क्रेब्स साइकिल का पार्ट बनते हैं। क्रेब्स साइकिल जो है एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। चलिए, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है आपका जो है कैल्शियम। जो कैल्शियम आयंस हैं ये क्या करेंगे, जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो क्या कराते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, जब क्लॉट बनता है तो उसमें कैल्शियम आयंस यूज होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, और क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन होते हैं, साइट्रिक एसिड होता है, और क्या होता है, और प्रेजेंट होता है आपके क्लॉटिंग एंजाइम्स, और प्रेजेंट होता है आपका क्लॉटिंग एंजाइम्स, क्लॉटिंग एंजाइम्स, ठीक है। और प्रेजेंट होता है प्रोफिब्रिनोलाइसेंस, प्रोफिब्रिनोलाइसेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो अब देखते हैं, जब क्या होता है कि सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड और जो है प्रोस्टेट का फ्लूइड जब मिक्स होता है तो क्या होता है कि एक वीक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो क्लॉटिंग एंजाइम प्रेजेंट है प्रोस्टेट में, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमने सेमिनल वेसिकल में देखा, ये सेमिनल वेसिकल में हमने देखा ये जो फिब्रिनोजेन प्रेजेंट है, हमने बोला ना कि अभी हम आपको आगे बताते हैं, ये फिब्रिनोजेन जो है और ये जो क्लॉटिंग एंजाइम्स हैं प्रोस्टेट में, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक वीक क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका जो क्लॉटिंग एंजाइम वो किस में प्रेजेंट है, प्रोस्टेट में प्रेजेंट है, और जो फिब्रिनोजेन है वो किस में प्रेजेंट है, वो सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड में प्रेजेंट है। तो जब सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड और प्रोस्टेट का फ्लूइड मिक्स होता है तो एक मतलब टेम्परेरी एक वीक क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं ये, ठीक है, एक वीक क्लॉट बनता है, ठीक है। उस वीक क्लॉट में क्या होता है, उस वीक क्लॉट में स्पर्म्स जाकर के फंस जाते हैं, ठीक है, स्पर्म्स जाके फंस जाते हैं, ताकि स्पर्म्स की जो एनर्जी है वो बेकार ना जाए, स्पर्म की एनर्जी लॉस ना हो, ठीक है, क्योंकि स्पर्म को अपनी एनर्जी बचा करके रखनी है और कहाँ पे यूज़ करनी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूज़ करनी है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है क्लॉटिंग एंजाइम और फिब्रिनोजेन का काम, ठीक है। तो ये जो क्लॉटिंग एंजाइम और फिब्रिनोजेन जब वीक क्लॉट बनाते हैं तो उसमें कैल्शियम जो आयंस प्रेजेंट हैं वो भी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग में कैल्शियम आयंस का रोल होता है, क्लॉटिंग में कैल्शियम आयंस हेल्प करते हैं, तो कैल्शियम आयन इसका काम करेंगे। और जो प्रोफिब्रिनोलाइसिन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्पर्म्स को लिक्विडिफाई करने का काम करते हैं, स्पर्म्स को सॉरी स्पर्म कह रही हूँ, सीमन को लिक्विडिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है, हो जाती है गलती। तो सीमेन को क्या करते हैं, लिक्विडिफाई करने का काम करते हैं, लिक्विडिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है।
तो प्रोफिब्रिनोलाइसिस क्या करते हैं, सीमेन को लिक्विडिफाई करते हैं, यानी जो सीमेन होता है, जो वीक क्लॉट बना है ना अभी, जब ये सीमेन जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो क्या करते हैं ये प्रोफिब्रिनोलाइसिस इस सीमेन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि जो सीमेन में स्पर्म्स हैं वो आसानी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएं, ठीक है। अगर क्लॉट में ही फंसे रहेंगे तो कैसे जाएंगे, इसलिए प्रोफिब्रिनोलाइसिन क्या करता है, सीमेन को लिक्विडिफाई कर देता है, जिससे क्या होते हैं, स्पर्म्स आज़ाद हो जाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आसानी से मूव करने लगते हैं। तो ये जो प्रोफिब्रिनोलाइसिन्स होते हैं, इनको एक्टिवेट कौन करता है, इनको एक्टिवेट करता है कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन प्रेजेंट है ना इस प्रोस्टेट के सिक्रेशन में। तो ये कैल्शियम आयन क्लॉटिंग में तो हेल्प करता ही है, लेकिन इन प्रोफिब्रिनोलाइसिन के एक्टिवेशन में भी काम करता है। तो क्या करता है ये, एक्टिवेशन ऑफ प्रोफिब्रिनोलाइसिन, ठीक है। तो ये इसको भी एक्टिवेट करता है और क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये सारा जो है क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या काम करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। As seminal vesicle secretion and prostatic secretion are mixed, a weak clot is formed in which sperms are trapped. अभी मैंने आपको बताया ये जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन होता है और प्रोस्टेट का सिक्रेशन होता है, जब मिक्स होता है तो एक वीक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें स्पर्म्स ट्रैप हो जाते हैं, जिससे स्पर्म की एनर्जी बचती है, ठीक है। वो पूरा रोल क्या, मतलब ये क्यों होता है, इसका रोल क्या है कि स्पर्म की एनर्जी को हमें बचाना है, ठीक है। स्पर्म की एनर्जी अगर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही खर्च हो जाएगी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो स्पर्म कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म की एनर्जी को सेव करने का काम करते हैं, जिससे कि स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाए तो वहाँ पर अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसकी एनर्जी बची रहे तो वो अपनी एनर्जी को वहाँ पर यूज़ कर ले। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैंने जो बताया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड जो है वो ग्लैंड हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इसका जो नंबर होता है वो होता है 1 पेयर, ओके। पेयर में होती है यानी जोड़े में होगी, 2 प्रेजेंट होती है। अब इसके सिक्रेशन की बात करते हैं तो इसका जो सिक्रेशन होता है वो होता है अल्कलाइन। तो अल्कलाइन ही सिक्रेशन होगा, जो ग्लैंड्स होती हैं उनका सिक्रेशन अल्कलाइन होता है। मैंने आपको बताया कि जैसे सेमिनल वेसिकल का है, प्रोस्टेट का है और बल्बो यूरेथ्रल में सबका सिक्रेशन जो है अल्कलाइन होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। चलिए तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, अप्रॉक्स इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% होता है ऑफ सीमेन फ्लूइड में। सीमेन के फ्लूइड में ये अप्रॉक्सीमेटली 10% का जो इनका है कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब इनकी शेप कैसी होती है, पी शेप्ड की ग्लैंड होती है, पी शेप्ड ग्लैंड होती है, ठीक है, मटर के आकार की होती है, ठीक है। और इसकी डक्ट जो होती है वो यूरेथ्रा में ओपन करती है। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, हमने पढ़ा था कि जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है उसकी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन कर रही थी और ये अपने सिक्रेशन को इस डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा में छोड़ता है। चलिए तो अब बात करते हैं कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन की बात करते हैं कि इसका सिक्रेशन में क्या होता है। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है उसके वो एक म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक है, म्यूकस रिलीज करते हैं। और वो म्यूकस क्या करता है, जो मेल की यूरेथ्रा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब इसका काम समझो, मतलब ये क्यों करता है, जैसे मेल है, मान लो वो दिन में कई बार क्या करता है, यूरिन पास करता है। जो यूरेथ्रा होती है वो कॉमन पैसेज होती है यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी, ठीक है, यूरिन भी यहीं से पास होता है और सीमेन भी यहीं से पास होता है। तो जो मेल होता है वो कई बार मान लो दिन में उसने यूरिनेशन किया, यूरिन पास किया, तो जो उसकी यूरेथ्रा होती है वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है, जो पीएच होता है यूरिन का, ठीक है, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जो यूरेथ्रा जो होती है वो एसिडिक हो जाती है कई बार यूरिनेशन करने की वजह से, ठीक है। तो जब सीमेन को निकलना होता है तो ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इनमें जो क्या इनका जो सिक्रेशन होता है ये क्या करता है, ये म्यूकस रिलीज करता है, ठीक है, ये म्यूकस रिलीज करते हैं और इस यूरेथ्रा को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो स्पर्म्स यहाँ से पास हों, ताकि स्पर्म्स यहाँ से जब पास हों तो उनको कोई नुकसान ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है,
डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं वो अल्कलाई मीडियम में अच्छी फंक्शनिंग दिखाते हैं, ठीक है। अगर उनको मीडियम एसिडिक मिलेगा तो वो क्या होंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। वो अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो सिक्रेशन होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, वो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी ऑफ मेल यूरेथ्रा, ठीक है। मेल यूरेथ्रा की जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और वजाइना भी लिखा हुआ है यहाँ पर, वजाइना इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे ही मान लो जो सीमेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है, तो क्या होता है, जो फीमेल की वजाइना होती है वो उसका जो मीडियम होता है वो भी एसिडिक होता है, ठीक है। तो जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन है वो इस जो एसिडिक मीडियम है फीमेल की जो वजाइना होती है उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि जो स्पर्म्स हैं वहाँ पर जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम ही रहेगा तो जो स्पर्म्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। इस वजह से क्या करता है, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन है मेल की यूरेथ्रा को भी न्यूट्रलाइज करता है, और फीमेल की जो वजाइना है उसको भी क्या करता है, उसका जो मीडियम है उसको भी ठीक करता है, यानी कि उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे स्पर्म को कोई नुकसान नहीं होता है। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो एक्टिव या कह सकते हैं मोटाइल होते हैं किसमें, अल्कलाइन कंडीशंस में। अभी मैंने आपको बताया कि जो अल्कलाइन कंडीशन होती है यानी बेसिक जो मीडियम होता है उसमें स्पर्म्स ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है, एक्टिव होते हैं, मोटाइल होते हैं, और एसिडिक मीडियम में वो खराब हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है, उनका वो अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाते, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जो म्यूकस प्रेजेंट होता है द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेट एंड ऑफ पेनिस, ठीक है, वो पेनिस के एंड को भी लुब्रिकेट करता है, ठीक है, जिससे स्पर्म्स अगर बाहर आते हैं तो उनको कोई डैमेज नहीं होता है, ठीक है, उनको कोई डैमेज नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये रोल होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो अब बात करते हैं इजैकुलेशन की, ठीक है। तो इन वन इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में अब हम देखते हैं कि कितने ml सीमेन रिलीज होता है, कितने मिलियंस स्पर्म्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इन वन इजैकुलेशन, जब मेल एक बार इजैकुलेट करता है तो उसमें अप्रॉक्स 2.5 से लेकर के 5 ml जो सीमन होता है, सीमेन वो इजैकुलेट होता है, सीमेन पर इजैकुलेट, ठीक है। एक इजैकुलेशन में अप्रॉक्स 2.5 से 5 ml सीमेन रिलीज आउट होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो अब इसमें कितने स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स कितने होते हैं इसमें, स्पर्म्स कंटेन, अब इस सीमेन में कितने मिलियन स्पर्म्स होते हैं ये देखते हैं। इसमें अप्रॉक्स 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं इन पर इजैकुलेट, ठीक है। तो एक इजैकुलेशन में 2.5 से 5 ml सीमेन इजैकुलेट होता है, और एक इजैकुलेट में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, और क्या होता है, इन स्पर्म्स में से, जो ये स्पर्म्स हैं इसमें से जो है 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। इसमें से जो 60% स्पर्म्स होते हैं वो 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। तो लिख लेते हैं हम, तो 60% ऑफ, एक मिनट, 60% should be of normal shape and size, नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए 60% स्पर्म, और इन 60% में भी जो 40% होते होंगे, जो 40% है वो मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, ठीक है। तो समझ में आया आपको, जो स्पर्म्स हैं एक इजैकुलेट में, यानी 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हुए, तो उसमें से जो 60% होंगे उनको उनकी नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए।
और उन 60% में से भी 40% मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी शो करनी चाहिए, ठीक है, तभी कहेंगे कि एक मेल फर्टाइल होगा, ठीक है, तभी जो है मेल फर्टाइल होगा, तभी हम कहेंगे कि एक मेल फर्टाइल है। समझ में आ गया आपको? एक इजैकुलेशन में क्या कितने ml सीमेन इजैकुलेट होगा? 2.5 से 5 ml। उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं? 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, और उसमें से 60% नॉर्मल शेप और साइज होने चाहिए, उसमें से 60% में भी 40% मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी, तभी हम कहेंगे कि एक मेल फर्टाइल है। तो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस की बात करते हैं। तो जो पेनिस होता है वो प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम के सामने प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम में पता है कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी के बाहर होता है, जिसमें टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो स्क्रोटम के सामने होता है पेनिस। चलिए, और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर यानी जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और डायमीटर कम होता है, उसको हम सिलेंड्रिकल बोलते हैं। तो इसकी लेंथ देखो ज़्यादा है और जो डायमीटर है, ठीक है, ये डायमीटर जो है वो कम है, और ये लेंथ देखो ये ऊपर ये ज़्यादा है, ठीक है। तो और क्या होता है, ये इरेक्टाइल मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है कि जो पेनिस है उनमें इरेक्शन होता है, जिससे कि मेल अपना सेक्सुअल एक्ट कर पाता है, ठीक है। जो पेनिस होती है उसमें कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं कि इरेक्टाइल मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है ये, ठीक है। चलिए, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो पेनिस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है रूट, दूसरा पार्ट है बॉडी, और तीसरा पार्ट है ग्लैंड्स, ठीक है। पेनिस का ये जो रूट वाला पार्ट है, ये जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, 1 मिनट बना लेते हैं। ये व्हाइट वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये है रूट। ये क्या करता है, ये अटैच करता है पेनिस को बॉडी से, ठीक है, अटैचेस पेनिस टू बॉडी, अटैचेस पेनिस टू बॉडी, ठीक है। पेनिस को बॉडी से अटैच करने का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब है बॉडी वाला पार्ट, ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है वो है ग्लांस। जो फूला हुआ पार्ट है पेनिस का आगे, उसको हम कहते हैं ग्लांस है, वो ग्लांस पेनिस है, ठीक है। ये जो है ये फूला हुआ पार्ट जो है ये है ग्लांस, स्वोलन पार्ट, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट है वो है बॉडी, और ये जो ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये है रूट। ये पेनिस को बॉडी से अटैच करने का काम करता है, मतलब बॉडी से पेनिस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में देखते हैं आगे क्या क्या है। तो पेनिस में क्या होता है कि इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और इन इरेक्टाइल टिश्यूज में छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, यानी ब्लड साइनस होता है। इस इरेक्टाइल टिश्यू में छोटी छोटी कैविटीज यानी जो साइनस होता है, ब्लड साइनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड साइनस यानी साइनस मतलब होता है स्मॉल कैविटीज, छोटी छोटी जो कैविटीज होती हैं उसको हम साइनस बोलते हैं। तो इन इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मतलब इरेक्टाइल टिश्यूज पेनिस में प्रेजेंट होते हैं, और इन इरेक्टाइल टिश्यूज में ब्लड साइनस होता है, यानी छोटी छोटी कैविटीज होती हैं ब्लड की, जिसमें ब्लड भरता है। जब इन कैविटीज में ब्लड फिल होता है साइनस में, जिसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन हो जाता है, ठीक है, इसी की वजह से पेनिस में इरेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो आगे देखते हैं कौन कौन से इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो ये पेनिस है। पेनिस में ये जो ब्लू कलर से पार्ट बना है, ये है यूरेथ्रा, ठीक है। ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा हमने पढ़ा है कि कॉमन पैसेज होता है यूरिन और सीमेन के लिए, ठीक है, यहीं से यूरिन भी पास होगा और यहीं से सीमेन भी पास होता है, ठीक है। तो जो यूरेथ्रा है उससे जो उसके आसपास जो इरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से बनी हुई है, ये सारी जो ग्रीन कलर से बनी है, 1 मिनट जैसे बना लेते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से पूरी बनी हुई है, ये वाली, ये पूरी देखो, ये वाली, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ये कौन सी इरेक्टाइल टिश्यू है, ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। और जो पिंक कलर से दिख रही है, ग्रीन कलर जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अगल बगल दिख रही है, ठीक है, वो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, वो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। तो ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। चलिए, और ये है यूरेथ्रा, ठीक है। और जो यूरेथ्रा है वो आगे जाकर के पेनिस में जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफाई,
यूरेथ्रल मीटस बोल सकते हो आप इसे, या यूरेथ्रल ओरिफाई भी बोल सकते हो, ओरिफाइस, ठीक है। तो जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की, ठीक है, पेनिस में, उसको हम यूरेथ्रल मीटस या यूरेथ्रल ओरिफाई बोलते हैं। चलिए, और जो ग्लांस वाला पार्ट होता है पेनिस का, ये जो फूला हुआ पार्ट है ना, इसको हम कह रहे हैं ग्लांस, ये सोलन पार्ट है, ठीक है। और इस ग्लांस वाले पार्ट में, ठीक है, कुछ फोल्डेड स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन कहते हैं या प्रिप्यूस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रिप्यूस। तो लूज फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं स्किन के, लूज फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन के कुछ लूज फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो उसको हम कहते हैं फोर स्किन या प्रिप्यूस, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। पेनिस के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, रूट वाला पार्ट होता है, बॉडी होती है, और ग्लांस होता है, ठीक है। चलिए, तो रूट वाला पार्ट जो है वो पेनिस को बॉडी से अटैच करता है, ये वाली बात हो गई। और जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें हमने देखा कि एरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है, और ग्लांस वाले पार्ट में भी एरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है। तो जो बॉडी है, ठीक है, उसमें कौन कौन से एरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है, उसमें है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जो पिंक कलर से आपको दिख रही है बाहर बाहर की तरफ, ठीक है, ये जो पिंक कलर से दिख रही है ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, ये इधर भी है और ये इधर भी है। और जो बीच में प्रेजेंट है यूरेथ्रा जहाँ से पास हो रही है, तो वो जो टिश्यू है उसको बोल रहे हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, उसको बोल रहे हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये पूरा बॉडी से लेकर के कहाँ तक प्रेजेंट है, ग्लैंड्स वाले पार्ट में भी प्रेजेंट है। ग्लैंड्स वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही प्रेजेंट है, यहाँ पर कॉर्पोरा कैवर्नोसा एब्सेंट है, ठीक है। तो जो ग्लैंड्स है वो सोलन पार्ट है, और इस ग्लैंड्स के अराउंड लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन प्रेजेंट होती है, ठीक है, ग्लैंड्स वाले पार्ट में, उसको हम प्रिप्यूस कहते हैं या फोर स्किन कहते हैं। और जो बीच में यूरेथ्रा प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ से सीमेन भी पास होता है और यूरिन भी पास होता है। और ये यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है पेनिस में, ठीक है, ये ओपनिंग जो है उसको हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं या यूरेथ्रल ओरिफाई कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पेनिस के 3 पार्ट्स देखे हमने, रूट वाला पार्ट देखा, और बॉडी वाला पार्ट देखा, और क्या देखा, ग्लांस वाला पार्ट देखा, ठीक है। तो पेनिस के 3 पार्ट देखे, रूट, बॉडी और ग्लांस, ठीक है। अब देखो इरेक्शन कैसे होता है पेनिस का। तो पेनिस में हमने बताया आपको इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ब्लड साइनस होते हैं। इन इरेक्टाइल टिश्यूज में ब्लड साइनस होता है। ब्लड साइनस यानी छोटी छोटी स्मॉल कैविटीज होती हैं ब्लड की, जिसमें ब्लड भरता है, ब्लड इन विच ब्लड गेट फिल्ड कॉसिंग इरेक्शन ऑफ पेनिस, जिसकी वजह से पेनिस इरेक्ट कर जाता है, ठीक है, और मेल अपना जो है सेक्सुअल एक्ट कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेथ्रा पासेस थ्रू कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। यूरेथ्रा कहाँ से पास हो रही है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से पास हो रही है, ये देखा ना हमने, ये देखो, ये जो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट है ना, यूरेथ्रा यहीं से पास हो रही है बीच से, देखो, और यहीं पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट है इसके अगल बगल, ठीक है। चलिए, ग्लांस कंटेन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो जो ग्लांस वाला पार्ट है, जो फूला वाला सोलन पार्ट है, उसमें देखो केवल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही प्रेजेंट है, ठीक है, ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब और कुछ आगे बातें करते हैं। अब जो पेनिस का इरेक्शन होता है, ठीक है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है। और जो पेनिस का इजैकुलेशन होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की ब्रांचेस होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं, ठीक है। जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो आपका इरेक्शन है पेनिस का और इजैकुलेशन है पेनिस का, तो हम उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई पर्सन क्या करता है, कोई भी चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें देखता है या कुछ सोच लेता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और ये सारी एक्टिविटीज़ होने लगती है, जैसे पेनिस का इरेक्शन हो गया, ठीक है, इजैकुलेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें
अनकॉन्शियसली होने लगती है, ठीक है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात है कि जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल में नहीं होता है, और ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर में ही आती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जब हम नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि इरेक्शन जो होता है पेनिस का वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है, और जो पेनिस का इजैकुलेशन होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है। और ये दोनों ब्रांचेस जो हैं वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंडर में आती हैं। तो एएनएस का मतलब हो गया ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में आ जाती है आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। ये जैसे ही आप कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, ऐसी वैसी चीज़ें देखेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है अपने से, और अनकॉन्शियसली मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको पता नहीं होता है, ठीक है, तो आपके कंट्रोल में नहीं होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म की, ठीक है, कुछ हार्मोनल मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है, क्या सिक्रेट करता है, जीएनआरएच, जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जीएनआरएच सिक्रेट करता है, और ये जीएनआरएच किस पे एक्ट करता है, जाकर के अपना एक्शन दिखाता है, ये एक्शन दिखाता है अपना एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और उसको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रेट किया, मतलब क्या रिलीज किया, रिलीज लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा लगेगा थोड़ा। हाइपोथैलेमस क्या कर रिलीज करता है, रिलीज करता है जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये जीएनआरएच क्या करता है, एक्ट करता है किस पे, एक्ट एंड स्टिमुलेट, एक्ट एंड स्टिमुलेट, किसको एक्ट कर, किस पे एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो पिट्यूटरी, एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उस पे एक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी अब क्या करेगी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी अब क्या करेगी, आगे देखते हैं। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है वो गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करती है, ठीक है। वो गोनेडोट्रोपिन्स को कब रिलीज करती है, जब हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, और ये जीएनआरएच एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन्स, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन्स जैसे कि आपके एफएसएच एंड एलएच, ठीक है। जो एफएसएच और एलएच होता है उसी को हम गोनेडोट्रोपिन्स कहते हैं, ठीक है। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो अब ये एफएसएच और एलएच क्या करते हैं, अब इनका रोल देखते हैं। ये जो एफएसएच है ये रिलीज कर दिया, मान लो ये एफएसएच रिलीज किया और ये एलएच रिलीज किया। अब ये एफएसएच क्या करेंगे, करता है, एफएसएच स्टिमुलेट करता है किसको, सर्टोली सेल्स को, सर्टोली सेल्स को, जो सर्टोली सेल्स हमने देखे थे ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है, तो उनको क्या करता है ये एफएसएच स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। और क्या करते हैं फिर सर्टोली सेल्स कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सर्टोली सेल क्या करेंगे, अब देखो क्या होता है, सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ठीक है। अब सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ठीक है, अब देखना पहला फंक्शन ये क्या दिखाते हैं, ये नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को, ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट एंड सपोर्ट टू स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। जो 35 से
50, ठीक है, ये 35 से 50 स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एक बार में, ठीक है। जैसे एक सर्टोली सेल है तो एक सेल 35 से 50 क्या करती है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, ठीक है। तो रिलीज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करती है जो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, बताया था मैंने आपको, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं राउंड राउंड, वो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं। तो सर्टोली सेल्स कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करती हैं जो इस स्पर्मियोजेनेसिस को कराते हैं, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स रिलीज करती हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब थर्ड इसका जो फंक्शन है उसको देखते हैं, ठीक है। ये रिलीज करता है इनहिबिन, रिलीज करता है क्या, इनहिबिन हार्मोन रिलीज करता है, इनहिबिन, ठीक है। अभी हम इसका फंक्शन आगे देखते हैं, अभी हमने लिख लिया बस। अब फोर्थ क्या रिलीज करता है, ये एबीपी सिक्रेट करता है, एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स के फंक्शन हमने देखे, सर्टोली सेल के फंक्शन हमने देखे, ठीक है। तो ये सर्टोली सेल होता क्या है, ठीक है। पहले हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट और स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है मतलब गोनेडोट्रोफिन्स को रिलीज करती है। गोनेडोट्रोफिन्स वो होते हैं जैसे एफएसएच और एलएच, ठीक है। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। चलिए, तो एफएसएच जो है वो फिर किसको स्टिमुलेट करता है, वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है। तो सर्टोली सेल्स कुछ फंक्शंस दिखाते हैं। तो सर्टोली सेल्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। एफएसएच इनको स्टिमुलेट करता है। तो सर्टोली सेल्स कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हमने देखा कि ये नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को, ठीक है। तो 35 से 50 जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एक बार में एक सर्टोली सेल जो होती है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेकेंड देखा हमने रिलीज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिलीज करते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन। थर्ड ये रिलीज करते हैं इनहिबिन, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे इनहिबिन क्या करता है। फोर्थ है एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है ये, ठीक है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन करता क्या है, ये कंसंट्रेट करता है इसको जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसका कंसंट्रेशन करता है। तो ये क्या करता है, कंसंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कंसंट्रेट करता है किसको, टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन कराता है, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है, चलो। अब बात करते हैं, ठीक है, एलएच की, ठीक है। जो एफएसएच भी रिलीज किया, ठीक है, और एलएच भी रिलीज किया गया। तो एलएच क्या करता है, एलएच किसको स्टिमुलेट करता है, एलएच स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को। जो लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं ना, तो ठीक है। तो जो लेडिक सेल्स होते हैं इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। तो लेडिक सेल्स को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। और ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं, लेडिक सेल्स क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ये जो लेडिक सेल्स हैं इनका फंक्शन देखते हैं। लेडिक सेल्स क्या करते हैं, एंड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। एंड्रोजन बनाते हैं। एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन की एक बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। तो लेडिक सेल्स कौन सा एंड्रोजन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ठीक है। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज, ठीक है, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, एक बिग कैटेगरी है, बिग कैटेगरी है, ठीक है।
उसके अंडर में आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, चलिए ये वाली बात हो गई कि एलएच क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है लीडिक सेल्स को, और लीडिक सेल्स सिंथेसाइज करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को। एंड्रोजन जो है एक बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन की, उसके अंडर में आता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं लीडिक सेल्स। चलिए तो देखो अब ये इनिबिन क्या करता है? ये इनिबिन जो है नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी के पास नेगेटिव फीडबैक जाता है, ये नेगेटिव फीडबैक भेजता कौन है? ये जो इनिबिन हार्मोन रिलीज कर रहा था सर्टोली सेल, ये इनिबिन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक जब भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, जिससे कि एफएसएच का सिक्रेशन बंद हो जाता है। ये क्या करता है? इनिबिन एफएसएच का सिक्रेशन को रोक देता है, ठीक है। एफएसएच का सिक्रेशन नहीं होगा तो ये फिर सर्टोली सेल को स्टिमुलेट नहीं करेगा और बाकी सारे फंक्शंस भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इनिबिन क्या करता है? ये क्या करता है? जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ये इनिबिन क्या करता है? ये इनिबिन क्या करता है? ये एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक भेजता है, ठीक है। और क्या करता है? और क्या करता है? एफएसएच का सिक्रेशन को स्टॉप कर देता है। एफएसएच सिक्रेशन स्टॉप्स, ठीक है, जिससे आगे बाकी सारे फंक्शंस नहीं हो पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की, कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? इसको हमने बताया कि कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है। तो कब ये कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन को? आइए देखते हैं। जैसे कि मान लो लीडिक सेल्स हैं, इन्होंने सिंथेसाइज किया टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, मान लेते हैं ये फॉर एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो 1 मिलीग्राम 1 mg पर ml के हिसाब से ये टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, ठीक है। तो अब बॉडी को रिक्वायरमेंट है कि 100 mg के हिसाब से, 100 mg पर ml के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन बॉडी के और फंक्शंस कराने के लिए 100 mg पर ml की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और बन कितना रहा है? 1 mg पर ml के हिसाब से बन रहा है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये क्या करता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इस जो टेस्टोस्टेरोन है उसको क्या करता है? कंसंट्रेट कराता है, कंसंट्रेशन कराता है, ताकि जो बॉडी के बाकी फंक्शंस है उसके लिए टेस्टोस्टेरोन काम आ सके और बाकी के फंक्शंस हो सके, ठीक है। चलिए तो ये सारी चीज़ें हो गई, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो एक बार आप इसको फिर से, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से आप देख लेना। एक बार हम ये वाला जो पोर्शन है जो हार्मोनल कंट्रोल, उसको फिर से समझा देते हैं। जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करता है जीएनआरएच, और जीएनआरएच एक्ट और स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब एक्ट और स्टिमुलेट करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करते हैं गोनाडोट्रोफिन्स, जो कि एफएसएच और एलएच, गोनाडोट्रोफिन्स जो है एफएसएच और एलएच को हम कहते हैं, ठीक है। तो एफएसएच जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं सर्टोली सेल्स को, सर्टोली सेल्स कुछ फंक्शन दिखाते हैं, और जो एलएच होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं लेडिक सेल्स को, ठीक है। और लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन यानी मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। चलिए तो जो सर्टोली सेल से कौन कौन से फंक्शन दिखाते हैं? ये नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रिलीज करते हैं कुछ फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, इनिबिन हार्मोन रिलीज करते हैं, और एबीपी यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करते हैं, ठीक है। ये इनिबिन क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक भेजता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एफएसएच के सिक्रेशन को बंद कर देता है। बाकी एफएसएच का सिक्रेशन नहीं होगा तो ये स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा सर्टोली सेल को, तो बाकी फंक्शंस नहीं होंगे आगे। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेशन कराता है, ठीक है। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मान लो 1 mg पर ml के हिसाब से टेस्टोस्टेरोन बन रहा है टेस्टिस में, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट है 100 mg पर ml के हिसाब से, तो क्या करता है? ये एबीपी इस टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है ताकि बॉडी के और जो फंक्शंस हैं उनके लिए टेस्टोस्टेरोन काम आ सके, ठीक है, बाकी फंक्शंस नॉर्मल हो सके। चलिए तो ये फॉर एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा ये एक रियल वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए।